हेलो बच्चों, अभी तक सब्सक्रिप्शन के 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ सकती है वो उसमें सॉल्व हो गई है। अब आगे फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ में और कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है वो और देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कोई फंड है, स्पेसिफिक फंड है जो बनाए गए हैं, उनसे जो भी एक्सपेंसेस होता है, उनमें जो भी डोनेशन रिसीव होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो आज अपन इस एग्जाम्पल में देखेंगे। ये जो एग्जाम्पल है नीचे लिंक दिया है, वहां आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे पीडीएफ खुल जाएगा और वहां से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अपन चालू करते हैं। मैच फंड, उसमें दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 60,000, मैच फंड दिया हुआ है 8,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 5,000 और सेल ऑफ मैच टिकट 7,000। ये स्पेशल फंड है और जो स्पेशल फंड दिए हैं, स्पेशल फंड में जो भी डोनेशन रिसीव होगा, स्पेशल फंड से जो भी आप एक्सपेंसेस करेंगे, स्पेशल फंड की जो भी इनकम होगी, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। ओके, मैच फंड दिया हुआ है 8,000 रुपीज। मैच फंड 8,000। उसके बाद फिर डोनेशन फॉर मैच फंड 5,000 रुपीज। इसमें आपको डोनेशन मिला, तो इसमें जो डोनेशन मिला वो इसी में ऐड करें। इसमें डोनेशन मिला है अपने को 5,000 रुपीज। ओके, इसके बाद सेल ऑफ मैच टिकट, टिकट से इनकम कितनी हुई 7,000 रुपीज। ये कितना हो गया 20,000 रुपीज। इसके बाद फिर मैच एक्सपेंसेस दिया है 16,000 रुपीज। इसमें से लेस करें, ₹16,000। तो ये लेस करके ये आएगा आपका 4,000 रुपीज। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ कहने का आशय हमारा ये है कि कोई स्पेसिफिक फंड यदि दिया हुआ है, उस स्पेसिफिक फंड की कोई डोनेशन है, कोई स्पेशल इनकम है, उनके कोई एक्सपेंसेस हैं, तो उन्हीं फंड में उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ये डोनेशन मैच फंड के लिए मिला था, तो आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि ये कैपिटलाइज है इसलिए। मैच फंड में इसको हमने ऐड किया, टिकट से जो इनकम हुई थी वो भी मैच की है, उसको हमने मैच फंड में ऐड कर दिया, टोटल 20,000 हुआ। और जो भी मैच के एक्सपेंसेस हुए, मैच एक्सपेंसेस कितने हुए? 16,000, वो लेस करके इस तरीके से आउटर में 4,000 आया। तो स्पेसिफिक कोई फंड है, उससे संबंधित कोई भी आइटम है, तो वो कोई भी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में उसकी एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर? इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट नीचे दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट if match expenses go up by rupees 6,000, other thing remaining the same। वो कह रहे हैं जो ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो एग्जांपल सेम है, यहाँ जो मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 16,000। वो 16,000 यदि 6,000 रुपये से बढ़ जाए, यानी वो 16,000 की जगह कितना हो जाए? 22,000 रुपये हो जाए, तब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका सेकंड पॉइंट मैं यहां लेता हूं। इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट, वो कह रहे हैं कि मैच एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज से बढ़ जाए, यानी अभी कितना है मैच एक्सपेंसेस? 16,000 है। वो कह रहा है 6,000 से बढ़ जाए, यानी ये कितना हो जाए? 22,000 हो जाए। तब इसी प्रॉब्लम को, सेम आइटम लेंगे, तब इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका बैलेंस शीट देखिएगा। ये अपना लायबिलिटी साइड, मैच फंड कितना है? 8,000। इसमें ऐड करिएगा, डोनेशन कितना मिला? 5,000। तो कह रहा है ये सब सेम है। और टिकट टिकट्स 7,000, ये 20,000। वो बोलते हैं कि मैच एक्सपेंसेस 22,000 हो जाए, 6,000 से ग्रो कर जाए, यानी 22,000 हो जाए, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो वैसे ही करें, लेस मैच एक्सपेंसेस कितना? 22,000। आप देख रहे हैं ये माइनस में आ रहा है, तो ये 2,000 आप इनर में लिखिएगा, आउटर में नहीं लिखेंगे। ये 2,000 रुपीज ये आपका एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये किस साइड जाएगा? ये माइनस में आ रहा है, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट का आइटम नहीं है, माइनस में आ गया। ये डेबिट जाएगा, तो इसको रिसीव पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो उसमें उतना ही सॉल्व कर रहा हूं जितना पूछ रहा है वो। टू मैच एक्सपेंसेस लिख दीजिए,
₹2000 इधर आया। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन आप समझें। फर्स्ट कंडीशन में मैच एक्सपेंसेस 16,000 है, उस कंडीशन में कैसे करेंगे, आपका फंड टोटल फंड कितना क्रिएट हो गया 20,000 और मैच एक्सपेंसेस कितना है 16,000, यानी अभी फंड आपका कितना बैलेंस रहा फंड का ₹4,000। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा फंड कंज्यूम हो गया सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में आप देख रहे हैं वो टोटल फंड 20,000 है, लेकिन मैच एक्सपेंसेस कितना हो गया 22,000, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, इसलिए 22,000 ये माइनस किया, ये आपका 2,000 माइनस में आया, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और किस साइड जाएगा, ये एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस साइड ही जाएगा। इस तरीके से इस तरह का यदि कोई प्रॉब्लम आता है फाइनल अकाउंट में तो ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालते हैं या मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालते हैं वो प्रॉब्लम देखते हैं, और उसके बाद फिर अपने न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। देखिएगा, अब मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2016 में पूछा गया है। मराठी विश्वकोश सेंटर के नाम से दिया हुआ है। आपके पास यदि अनसॉल्व्ड पेपर ना हो तो नीचे लिंक में आप पीडीएफ खोल के देख सकते हैं, वहां आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 2016 में पूछा गया। अब देखिएगा, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। मैं सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के सुनाता हूं। कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2012 का दिया है 1,08,000 रुपये, पहला पॉइंट दिया है। कैपिटल फंड दिया है, इसलिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा वहां आपको, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तैयार करेंगे और कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। उस तरह का भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल फंड दिया है तो आपका टेंशन खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट लिखा है लेगेसी आई टू बी कैपिटलाइज। लेगेसी कैपिटलाइज करनी है। आप देखें रिसीव पेमेंट अकाउंट में रिसीव साइड में 1,10,000 रुपये दिया है। एक कैपिटल फंड के साथ इसको अपन ऐड कर देंगे। जो भी डोनेशन या लेगेसी या लाइफ मेंबरशिप फी दिए हुए हैं, जिन डोनेशन के बारे में कहेगा कैपिटलाइज करिएगा, उनको कैपिटलाइज करना है, मींस कैपिटल फंड के साथ उनको ऐड करना है। लेगेसीज है, यदि वो नहीं भी बोलता कि आर टू बी कैपिटलाइज, तब भी हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था एक कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है। उसके बाद थर्ड नंबर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है, आपको मालूम है कैसे करेंगे इसको। मैंने अपने पिछले वीडियो जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है
वहां ये सारे एडजस्टमेंट समझाए हैं सेपरेटली। आप पिछले वीडियोज में जाके एडजस्टमेंट देख सकते हैं, क्योंकि आपने 12th में 11th में भी फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, सेम एडजस्टमेंट होना है। मैंने आपको बोला था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आप ये माने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जो सैलरी रिसीव पेमेंट अकाउंट में दी है कितनी है देखें जरा, 22,000 रुपए की सैलरी दी हुई है। 22,000 रुपए की सैलरी में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 3,000 रुपए दी है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3,000 रुपए सैलरी में ऐड कर देंगे। एडजस्टमेंट 2 बार हुआ और कहाँ लिखा जाएगा ये, इसके बाद ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। क्लियर। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट है 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। आप देखें एंट्रेंस फी 19,000 रुपीज है, मिल गया। 19,000 जो आपका एंट्रेंस फी है उसको 50% यानी आधा, उसका आधा हिस्सा कैपिटलाइज करना है, यानी कैपिटल फंड में आधा हिस्सा ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बोला जो भी फी है जो भी डोनेशन है जिसके बारे में कहेगा कैपिटलाइज करो उसको कैपिटल फंड में आप ऐड कर देंगे। आधा कैपिटलाइज कर दीजिए कर दें और अब आधा बचा वो कहाँ जाएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से। तो हम इसको करने का तरीका देखें कैसे करना है, इसी तरीके से आप करेंगे। एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाइएगा, देखिएगा। ऊपर जो भी क्लब है उसका नाम डाल दें। क्लब का क्या नाम है देखें, मराठी विश्व कुसा सेंटर। ओके। नीचे लिखें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ending 31st March 2030। एक पेज पर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए और दूसरे पेज पर जहां तक कोशिश करिएगा पेज आमने सामने हो, तो आपको पेज पलटना भी नहीं पड़ेगा और एडजस्टमेंट तुरंत करते जाएंगे। और इधर बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2030। ये लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। अमाउंट
ये आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका इनकम साइड है। अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये उल्टा होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, लेकिन आप वहां लिख नहीं सकते, वहां लायबिलिटी और एसेट्स इस तरीके से ही लिखेंगे। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। सबसे पहले आप को करना क्या है, कैसे करना है अपने को प्रॉब्लम, एक बार प्रॉब्लम पूरा का पूरा रीड करें और उसके बाद एडजस्टमेंट से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। रिसिप्ट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है। यदि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो ये बैलेंस वहां पर जाता, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्योंकि कैपिटल फंड आपको दिया है तो इसकी एंट्री कहीं भी पास नहीं होगी। बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो दिया है उसकी एंट्री कहीं पर पास नहीं होगी। लॉकर रेंट 5000 रुपीज दिया है, ये इनकम साइड आएगा। एंट्रेंस फी, ये भी इनकम साइड आएगी, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आपने पढ़ दिया अभी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम साइड आएगा। रिसीट फ्रॉम ड्रामा 78,500, ये भी इनकम साइड आएगा। लेगेसीज के बारे में नीचे एडजस्टमेंट दिया है और मिसलेनियस रिसिप्ट दिया है, ये भी इनकम साइड आएगा। इसके बाद पेमेंट साइड देखें, स्टेशनरी, पेमेंट साइड है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। फर्नीचर परचेज 1/1/2013 को परचेज किया है, यानी 1 जनवरी से, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2013। कितने महीने हुए, 1 जनवरी से और 31 मार्च तक 3 महीने। तो आपको 3 महीने का इस पर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 नंबर का जो पॉइंट है उस पर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जब पर एनम लिखा हुआ है, P.A लिखा हुआ है पर एनम, जब इस तरीके से लिखा हो तो वहां पर जिस डेट को आपने खरीदा है उस डेट से लेकर और जो ईयर एंडिंग डेट है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, असेट साइड जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, एक्सपेंसेस साइड जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये एक्सपेंसेस है। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये भी एक्सपेंसेस है। सैलरी भी एक्सपेंसेस है। और बैलेंस शीट दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, एक असेट साइड में जाएगा। अब आप देखिए, एक एक जो एडजस्टमेंट है, मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिसीव पेमेंट अकाउंट के नीचे दी हुई है, वहां से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कितना है, 1,08,000 रुपए। ओके, ये आपका कैपिटल फंड। जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर कैपिटल होती थी, यहां पर कैपिटल फंड होता है। वो कहते हैं लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, सेकंड पॉइंट, ठीक है, उसको कैपिटलाइज कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड लेगेसीज 1,10,000 रुपए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपीज। तो सबसे पहले रिसीव पेमेंट पे आप सैलरी देखें कितना है, सैलरी दिया हुआ है 22,000 रुपए। सैलरी कितना है, 22,000 रुपए। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस ईयर कितना है, 3,000, ऐड करिएगा, एट आउटस्टैंडिंग 25,000 आए,
एडजस्टमेंट है, 2 बार होगा, एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट होगा। यहां पर लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 रुपीज। अब 4th नंबर का पॉइंट देखिएगा, 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। टोटल एंट्रेंस फी आपकी कितनी है? 19,000 रुपये है। 50% कैपिटलाइज करनी है, एंट्रेंस फी शॉर्ट में लिख दिया है, एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज कर रही है। वाई एंट्रेंस फी 9,500 यहां पर आ जाएगी और 9,500 बैलेंस शीट में चली जाएगी। क्लियर? जितनी कैपिटलाइज करनी है उतना पोर्शन कितना है? 50%। 50% पोर्शन कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए, ठीक है। और 50% जो पोर्शन है वो कह रहा है कि वो कैपिटलाइज नहीं है, यानी रिवेन्यू नेचर की है। तो मैंने आपको बोला था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ही आइटम आते हैं। तो ये रेवेन्यू नेचर की जो 50% है वो इधर आ गई और 50% बैलेंस शीट में चली गई। उसके बाद फिर लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो पहले फर्नीचर देखें कितना है। फर्नीचर 50,000 रुपए का फर्नीचर उन्होंने परचेज किया है। कितना किया है? 50,000 रुपए। उस पर डेप्रिसिएशन 10% लगाना। तो 50,000 रुपए पर 10% से कितने महीने का? 3 महीने का। 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 1250 आएगा। लेस करें, डेप्रिसिएशन 1250 रुपए, तो ये आया 48,750। ओके। एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1250 रुपए। ये समझो हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप एग्जाम में करना है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाइएगा, उसी के नीचे बैलेंस शीट बनाइएगा करंट ईयर की, और फिर जो भी वर्किंग नोट कर रहे हैं वो उसके नीचे करिएगा। पहले मैंने कैसे किया, क्वेश्चन को कहां से मैंने उठाया, जो एडजस्टमेंट दिए वहां से करना सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट एक बार हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तो रिसीव पेमेंट अकाउंट पढ़ते जाइए और कहाँ कहाँ अमाउंट एंट्री को पुट करनी है वहां पर पुट करते जाइए। अपन डायरेक्ट रिसीव पेमेंट अकाउंट पर आते हैं, एक एक आइटम लेके चलते हैं। रिसीव साइड देखिए, लॉकर रेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट तो हम सारे कर चुके हैं, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस लिखते चले जाइए लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितने का है? 5,000 रुपए। एंट्रेंस फी एडजस्टमेंट हो चुका है 50% का। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिख देता मैं, 1500। उसके बाद लिखा हुआ है रिसीप्ट फ्रॉम ड्रामा, रिसीप्ट फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा से कितना रिसीप्ट हुआ? 78,500। उसके बाद
फिर लेगेसीज लिखा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। मिसलेनियस रिसिप्ट लिखा हुआ है, ये इनकम है, इनकम साइड आएगी। मिसलेनियस रिसिप्ट्स कितना है, 8,000 रुपीज। ये रिसिप्ट साइड के आइटम सारे हो गए। अब पेमेंट साइड के आइटम देखिएगा। स्टेशनरी, ₹5,000। उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर का एडजस्टमेंट वहां कर दिया है, उसका जो डेप्रिसिएशन था वो इनकम एक्सपेंडिचर पे अपने शो कर दिया है। उसके नीचे है फिर इन्वेस्टमेंट, ये असेट्स है, ₹1,00,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा कितने का है, 33,500। फिर है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 4,000 रुपीज। सैलरी एडजस्टमेंट कर चुके हैं अपन। उसके बाद बैलेंस दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 3,000 और 1,10,000। इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। इनका टोटल कर दीजिए। इसका टोटल आएगा 1,02,500। इनका टोटल करिए और ये जो टोटल आया वो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका सरप्लस आ जाएगा 31,250 रुपये। आप चाहें तो यहाँ लिख दें बैलेंसिंग फिगर। इनका टोटल करिएगा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड के साथ जो भी आइटम कैपिटलाइज करने थे वो उसी कैपिटल फंड में आपको ऐड करना है, वो हमने ऐड किए। ऐड करने के बाद इनका टोटल आएगा 2,27,500। इसमें से आप लेस करिएगा, सॉरी सरप्लस है तो ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो लेस होगा। सरप्लस कितना आया था 31,250 रुपये। इसका टोटल आएगा 2,58,750 रुपये। टोटल 2,61,750 रुपये। सेम 2,61,750। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ।
तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कैपिटल फंड दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये 2016 में जो क्वेश्चन आया है वो मैंने सॉल्व कराया। 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें बैलेंस शीट दी थी और फिर रिसीव पेमेंट दिया था, फिर एडजस्टमेंट दिए थे। तो पहले अपन स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं। जब आपको कैपिटल फंड दिया है और रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है, एडजस्टमेंट दिए हैं, उससे आपको फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करना है। तो इसमें कैपिटल फंड दिया हुआ था पहली बात, और एडजस्टमेंट दिए थे। वो एडजस्टमेंट से ये अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार की। इस तरह से ये सारे के सारे इसमें एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल थे। वो दिखने में ही लगता है कि कैसे हुआ, लेकिन फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ बिल्कुल सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम आएंगे, बस ये याद रखना है। जो भी आइटम कैपिटलाइज कर दिए जाएंगे वो आइटम कैपिटल फंड में ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा था लेगेसीज और एंट्रेंस फी, इनको कैपिटलाइज करना है। इसलिए हमने क्या किया कि कैपिटल फंड में लेगेसीज और एंट्रेंस फी को ऐड किया, और फिर आपका जो सरप्लस आया, जैसे वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता था अपन क्या करते थे, कैपिटल में जोड़ते थे। वही यहाँ पर किया गया है। यहाँ प्रॉफिट नहीं मांगते, यहाँ क्या बोलते हैं, उसको सरप्लस बोलते हैं, और उस सरप्लस को कैपिटल फंड में हमने ऐड करके आउटर में शो कर दिया। इस तरीके से अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो 2014 में पूछा गया है, और ये भी 12 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 6 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है। मैंने आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर दिया है। रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। मैंने आपको बोला था एक नज़र एडिशनल इंफॉर्मेशन पर अपन डालते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3000 और 5000। फिर फर्नीचर दिया है 32,000 और 12,600। फिर बिल्डिंग फंड दिया है 1,45,000। कैपिटल फंड दिया है 1,51,960 रुपये, और इन्वेस्टमेंट दिया है 2,50,000 रुपये। इससे आपको तैयार करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे लिंक दिया है, वहां पीडीएफ में आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में मैंने इसको डाल के रखा है। लिंक को क्लिक करें तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम दिए हैं, अमाउंट एंड अमाउंट। अब आपको कंफ्यूजन होगा ए आउटस्टैंडिंग कौन सा है, पहले कॉलम वाला, और दूसरे कॉलम वाला कौन सा है। तो आप देखें कैपिटल फंड फर्स्ट कॉलम में दिया है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, और दूसरा कॉलम जो दिया है अमाउंट का वो क्लोजिंग बैलेंस है। इसलिए लिखने की कोई जरूरत वहां नहीं थी, आपको समझना चाहिए। अमाउंट के 2 कॉलम दिए। जो पहला कॉलम है एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो वहां से आप समझ जाए कि पहला कॉलम ओपनिंग बैलेंस का है और दूसरा कॉलम क्लोजिंग बैलेंस का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको क्वेश्चन कहां से उठाना है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट से उठाना है।
आप देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, यानी आप सब्सक्रिप्शन से इसको स्टार्ट कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन आपको कितना दिया हुआ है? 36,500 रुपए दिया है रिसिप्ट साइड में, देख रहे हैं? यहां से चालू कर दें। बाय सब्सक्रिप्शन 36,500 रुपए दिया हुआ है। क्लियर? एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते जाएं। रिसीव पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 36,500 दिया हुआ है और वहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 2,500 फॉर 2010-11, यानी ये पिछले साल का है 2,500 रुपए। हमने आपको क्या बताया? यहां पर यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम लिखे जाएंगे 31 मार्च 2012 तक का सब्सक्रिप्शन कितना है वो लिखा जाएगा। ये 2,500 रुपए लास्ट ईयर का है, इसको यहां से लेस करिएगा। लास्ट ईयर, क्लियर? 2,500 रुपए यहां से माइनस करिए। अब आप देख रहे होंगे कि जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, जबकि लास्ट ईयर का 3,000 रुपए दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। ये पहला कॉलम लास्ट ईयर का है और ये दूसरा कॉलम दिस ईयर का है, यानी पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 3,000 रुपया था, उसमें से 2,500 रुपए मिल गया। यही हुआ मतलब यार, ये 36,500 में इंक्लूड है, 2,500 रुपए मिल गया। अभी कितना और मिलना बकाया है? 3,000 था ना, 3,000 में कितना मिला? 2,500 रुपए मिला, तो अभी कितना और मिलना है? 500 रुपए और बकाया है। तो आप यहां पर जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो 2010-11 500 रुपए। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के जो एग्जाम्पल कराए थे वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन का जितना आउटस्टैंडिंग पोर्शन है, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। यहां पर 3,000 रुपए एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिर से देखें, 3,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। ये कब का है? 2010 और 11 का है। इस 3,000 में कितना मिला? आप रिसीप्ट साइड में देखें, वहां लिखा है इंक्लूडिंग 2,500 फॉर 10-11, यानी 3,000 में 2,500 रुपए आपको 2012 में मिल गया। 3,000 में 2,500 मिल गया, तो कितना नहीं मिला? 500 रुपए नहीं मिला, इसलिए वो 500 रुपए हमने बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके हेड बनाइएगा और 2010-11 का 500 रुपए इस तरीके से वहां पर शो किया जाएगा। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिर देखें सेकंड कॉलम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए दिया हुआ है, वो इसमें ऐड करिएगा। एट दिस ईयर आउटस्टैंडिंग दिस ईयर कितना है? 5,000 रुपीज, वो इसमें ऐड करिएगा और ऐड करके फिर आउटर में लिखिएगा। एडजस्टमेंट पहले हम कर देते हैं। दिस ईयर का कितना है? 5,000 रुपए। दिस ईयर यानी
11/12, 2011/12, 5,000 रुपये। तो टोटल कितना आया? 5,500 रुपये। इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन का आपका एडजस्टमेंट पूरा हुआ। एक एक करके बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी ना करें एग्जाम में, समझ समझ के करिएगा तो आपका कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है। और आपने जल्दी जल्दी किया, इधर का उधर, जल्दी जल्दी, तो फिर गड़बड़ हुआ। इसको लेस करके कितना आएगा? 34,000। इसमें 5,000 ऐड करिएगा तो ये आएगा आपका 39,000। एक एडजस्टमेंट पूरा होगा। पूरा A to Z पूरा कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे देखिएगा फर्नीचर दिया हुआ है। 32,000 रुपये का फर्नीचर पहले कॉलम में दिया हुआ है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस 12,600 दिया है। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। फर्नीचर, इसे हेड बनाए। ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 32,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर? अब आप रिसिप्ट साइड में जाएं, वहां लिखा हुआ है टू सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 18,000, और फिर लिखा है आउटर में 12,000 रुपये। चूंकि बुक वैल्यू दी है और ये जो 32,000 रुपये दिया है ये भी बुक वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है, बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू में जितना आपने सेल कर दिया है उतना यहां से माइनस कर दीजिए। लेस सेल, सेल कितना किया? 18,000 रुपये का सेल किया। 12,000 माइनस नहीं होगी, ध्यान रखें। बुक वैल्यू दी हुई है तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही माइनस की जाएगी। 18,000 रुपये का फर्नीचर कितने में बेचा? 12,000 रुपये में बेचा। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बताएं। 18,000 रुपये का बुक वैल्यू का फर्नीचर 12,000 रुपये में बेचा तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 6,000 रुपये का। वो लॉस यहां लिखिएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैसे निकाला? आप चाहें तो यहां लिख दें 18,000 माइनस 12,000, 6,000 रुपये का लॉस ये हुआ। लेस करके ये कितने का रह गया? 14,000 रुपये। 32,000 रुपये का फर्नीचर था, उसमें 18,000 रुपये बुक वैल्यू का फर्नीचर बिका तो कितना रह गया? 14,000 रुपये का रह गया। आप देखें कि फर्नीचर सेकंड कॉलम में कितना लिखा हुआ है? 12,600 रुपये का फर्नीचर लिखा हुआ है। कितना? 12,600, इतने का बचा। तो 14,000 रुपये का जो फर्नीचर था कितने का रह गया? 12,600 का रह गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ? उसी को अपन बोलते हैं डेप्रीशिएशन। जब परसेंटेज दिया हो तब डेप्रीशिएशन निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो उस कंडीशन में जो एडजस्टमेंट करने के बाद आप डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस से देख लें कितने रुपए का डेप्रीशिएशन हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालें। जो भी डिफरेंस आए वो आप यहां लिखिएगा, और जो भी डेप्रीशिएशन आएगा वो डेप्रीशिएशन ही आएगा।
to depreciation on furniture. उसके बाद फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन आया 14,000 का फर्नीचर था सेल करने के बाद, और क्लोजिंग बैलेंस 12,600 दिया हुआ है, तो 14,000 में से 12,600 माइनस किया तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आया 1,400 रुपये, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1,400 रुपये अपने शो कर दिया। उसके बाद फिर बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, बिल्डिंग फंड के नीचे कैपिटल फंड दिया है, तो पहले कैपिटल फंड अपन लिख लेते हैं। कैपिटल फंड 1,51,960 रुपये। उसके बाद बिल्डिंग फंड 1,45,000 इधर में लिखा, क्योंकि रिसिप्ट साइड में बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला हुआ है। बिल्डिंग फंड का डोनेशन बिल्डिंग फंड में जाएगा, एड डोनेशन, $27,000। सरपंच टोटल 1,72,000 रुपये आएगा। बिल्डिंग फंड देखें, बिल्डिंग फंड का बैलेंस दिया 1,45,000, और रिसिप्ट साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 27,000 है, तो जिसके लिए जो डोनेशन मिला है वो उसी फंड में ऐड हो जाएगा। इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये डोनेशन फंड किसके लिए? बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, उसी में ऐड होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 2,50,000 रुपए का। आप पेमेंट साइड में देखें, इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए का और दिया हुआ है पेमेंट साइड, ये इसी में ऐड हो जाएगा। इधर लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा है 2,50,000, और पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट 40,000 और दिया, यानी और परचेज किया, 40,000 इसमें ऐड करिएगा, तो ऐसे 2,90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। 2,90,000 एड परचेज। इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो मैंने पूरा कर लिया। अब आप रिसिप्ट पेमेंट देखते जाएं, तो जो आइटम जहां लिखना है वहां लिखते जाएं। रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये कहीं नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन अपन कर चुके हैं, सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एडजस्टमेंट कर दिया है, बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया। एडमिशन फी रिवेन्यू लिखा हुआ है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये इनकम साइड में लिख दीजिए यहां। एडमिशन फी रिवेन्यू लिखा है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है।
5050 5050 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 6950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा लिखना मैंने शॉर्ट में किया है। इसके बाद रिपेयर 2100। उसके बाद रेंट 8500। रेंट के बाद बुक्स दी हुई है 20,000 रुपए की। बुक्स हमारी एसेट्स है, यहां पर लिख दीजिए बुक्स 20,000। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 2,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट अपन ने इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड कर दिया। इंश्योरेंस 1700। इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद कैश का बैलेंस दिया है 11,260 रुपए। ये भी हमारी एसेट्स है। कैश एट बैंक 11,260 रुपए। इस तरीके से एक पूरा सम अपना हुआ। आप टोटल कर लें और टोटल करने के बाद उनका सरप्लस निकाल लें। सरप्लस आए या डेफिसिट आए जो भी हो, कैपिटल फंड में ऐड कर दें और टोटल निकाल लें। इस तरीके से मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। एक ही एडजस्टमेंट था, उसमें सबसे अच्छा एडजस्टमेंट था वो फर्नीचर में था। उसको मैं फिर से क्लियर करता हूं। फर्नीचर 32,000 रुपये का दिया हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया है 12,600। तो जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा 12,600 मैंने लिखा। अभी आया कैसे, बस ये आपको निकालना है। ओपनिंग बैलेंस 32,000 था, वो लिखते हैं रिसिप्ट साइड में। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 18,000 और बाहर अमाउंट में लिखा हुआ है 12,000 रुपये का, यानी 18,000 रुपये की बुक वैल्यू का उसने सोल्ड किया। हमने सेल माइनस किया इसमें से 18,000 32 में से, तो 14,000 बचा। क्लियर, 14,000 बचा। आप देखें 14,000 नहीं आया। क्लोजिंग बैलेंस 12,600 है, तो 12,600 और 14,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रीशिएशन होगा। वो डेप्रीशिएशन इसमें माइनस किया, इस तरह से 12,600 आया। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1,400 रुपये। एक्सपेंडिचर साइड लिखा। अब आप देखें कि 18,000 रुपये का जो फर्नीचर था वो आपने 12,000 रुपये में सेल किया, तो 6,000 रुपये का आपको लॉस हुआ। ये लॉस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से मैंने 6,000 रुपीज लिखा। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा का पूरा जो अपना इक्वेशन था इसमें एक ही एडजस्टमेंट जबरदस्त था, वो फर्नीचर का। बस यदि वो कर लिया उसके बाद सब सिंपल एडजस्टमेंट है, वो तो आप सब कर ही देंगे। दूसरा फिर एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन हमारा 36,500 था, देख रहे हैं आप लोग 36,500। लेकिन उसमें लिखा है इंक्लूडिंग 2,500 10-11 2010-11 का 2,500 का मैंने यहाँ से माइनस किया, आप देखें। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फर्स्ट कॉलम में 3,000 रुपीज। पिछले लास्ट ईयर का 3,000 था, उसमें 2,500 रुपये दिस ईयर आपको रिसिप्ट हुआ, वो 36,500 में शामिल है। तो कितना रिसिप्ट नहीं हुआ, 3,000 में 2,500 रुपये का आपको मिल गया, 500 रुपये का नहीं मिला। जो नहीं मिला वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप हेड बनाएंगे और हेड बनाने के बाद फिर 10-11 का 500 और उसके बाद फिर लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है 500 ए दिस ईयर का है, तो दिस ईयर का 500 मैंने यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर ये आ गया। ये दो ही एडजस्टमेंट है।
उसके बाद बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग स्पेसिफिक फंड है, उससे जो भी रिसिप्ट होगा वो उसी में ऐड हो जाएगा। उसका कोई एक्सपेंडिचर है तो माइनस होगा, चूंकि एक्सपेंडिचर दिया नहीं है तो उसी में ऐड करके छोड़ दिया मैंने। इसके बाद इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट 2,50,000 रुपये का था और 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में लिखा है, यानी ये परचेज किया होगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 2,50,000, 40,000 का ये परचेज किया तो 2,90,000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट आपका टोटल होगा। इस तरीके से पूरा होगा। अब इनके टोटल लगाइएगा। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद इस साइड का टोटल किया तो ये 44,050 रुपये है। उसमें से ये डेबिट साइड के माइनस किए सारे के सारे आइटम, तो सरप्लस आया आपका 15,400। ये 15,400 रुपये का जो सरप्लस है कैपिटल फंड में ऐड किया, ये आया 1,67,360 रुपये। टोटल इसका आया 3,39,360 रुपये। बैलेंस शीट आपकी टैली हुई। इस प्रकार से आपको जो भी न्यूमेरिकल आप एग्जाम में करेंगे एडजस्टमेंट से उठाएं, सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपने धीरे धीरे एडजस्टमेंट से सॉल्व करना चालू किया तो इजीली पूरा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे, अभी मैंने कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है वो वाले लिए, इसमें आपको रिसीव पेमेंट दिया है, कैपिटल फंड दिया हुआ था, थोड़ा आसान हो गया इसलिए मैंने बीच बीच में से आपके अनसॉल्व लिए। अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जिसमें कि ओल्ड बैलेंस शीट दी होगी, वहां पर भी आपको कैपिटल फंड नहीं निकालना है। ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा, उसके बाद रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया होगा और एडजस्टमेंट दिए होंगे। इन तीनों को लेके आपको चलना है और फिर आप देखें कि किस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अपने एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आप करें, चाहे आप अपनी बुक की करें या अनसॉल्व्ड पेपर करें, एडजस्टमेंट से करने की कोशिश करिएगा तो इजीली सब होता चला जाएगा। थैंक यू।